अगला पॉइंट लिखो, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन। एग्जाम्पल लिखें मायोसोटिस, एग्जाम्पल मायोसोटिस। इसमें पोलन ग्रेन सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। अगला पॉइंट लिखें लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन, लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। एग्जाम्पल लिखोगे जोस्टेरा, ये मरीन एंजियोस्पर्म होता है, इसे सी ग्रास भी कहा जाता है। सी ग्रास मरीन एंजियोस्पर्म है, सी ग्रास कहा जाता है। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। तो जोस्टेरा के लिए ब्रैकेट में लिख लो, हाँ सी ग्रास, ब्रैकेट में लिखना। फिलामेंटस जोस्टेरा के ब्रैकेट में, जोस्टेरा इससे रिलेटेड पॉइंट लिख रहे हो बेटा आप। हमने कहा लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, तो लॉन्गेस्ट कैसा होगा, लिखो ब्रैकेट में फिलामेंटस, रिबन लाइक, फिलामेंटस रिबन लाइक, विदाउट एक्साइन, विदाउट एक्साइन, एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती, म्यूसिलेजिनस लेयर पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वाटर में प्रेजेंट है, म्यूसिलेजिनस लेयर प्रेजेंट होती है, एक्साइन नहीं होती। अगला पॉइंट साइप्रेसी फैमिली, साइप्रेसी, साइप्रेसी फैमिली की बात की जाए, समझना बेटा ध्यान से, साइप्रेसी फैमिली का केस है। ये मैंने यहां पर बनाया 1 MMC PMC, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल। जब इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये यहां पर बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। बताओ कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4। ये 4 माइक्रोस्पोर यहां पर बन गए। लेकिन आप याद रखें साइप्रेसी फैमिली में, साइप्रेसी फैमिली के केस में इन 4 माइक्रोस्पोर में से 3 माइक्रोस्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही माइक्रोस्पोर फंक्शनल बचता है। इसे आप कहोगे फंक्शनल माइक्रोस्पोर। जनरली हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में, एमएमसी पीएमसी में जब मियोसिस होता है 4 माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। साइप्रेसी फैमिली में भी मियोसिस के दौरान बनेंगे तो 4 ही, लेकिन 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल बचता है। तो आप याद रखें, आपसे पूछा जाए सोच समझ के आंसर देना। कैप्सेला में 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए, कैप्सेला में 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस होगा। मैं यहां पर एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा इसका, साइप्रेसी फैमिली, इसमें आता है साइपेरस, ठीक है। बताओ क्या आंसर जाएगा, 25। एक बार मियोसिस होगा, 4 बनेंगे। 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 25 बार मियोसिस करना होगा, 100 पोलन ग्रेन बनेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आता है साइप्रस या कहा जाए साइप्रेसी फैमिली में 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस करना होगा, आंसर जाएगा 100, क्योंकि एक बार मियोसिस से एक ही फंक्शनल माइक्रोस्पोर बचेगा, यानी एक ही पोलन ग्रेन बनेगा। तो 100 पोलन ग्रेन बनाने हैं, उसके लिए आपको 100 बार ही मियोसिस करना होगा। बोलो पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट नेक्स्ट आता है वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। इसको नोट करो बेटा, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन्हें समझते जाओ, नोट करते जाओ। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, इसमें एक पॉइंट लिखो, हाँ इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो।
लिख लिया होगा। हाँ, हाँ, यहां पर लिखो ना, पॉइंट लिखो, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। इसमें एक पॉइंट लिखे, द पीरियड फॉर विच, द पीरियड फॉर विच, टाइम पीरियड की बात हो रही है, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन, यहां पर पॉइंट लिखना है बेटा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं यहां पर पॉइंट लिखेंगे वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन्स वायबल, रिमेन्स वायबल, वायबल का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, रिमेन्स वायबल एंड रिटेन एबिलिटी एंड रिटेन एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें पोलन ग्रेन वायबल होता है, लिविंग होता है और उसमें जर्मिनेशन की एबिलिटी होती है, क्या कहलाता है? वायबिलिटी पीरियड, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, एनसीईआरटी कह रही है व्हीट एंड राइस, इनके पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी होती है? 30 मिनट्स। यानी मान लो व्हीट की हम बात करें, व्हीट का पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, एनवायरमेंट में रिलीज हुआ, अगर 30 मिनट्स में कहां पहुंच गया? स्टिग्मा पर, तो जर्मिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, आगे की प्रोसेस कंटिन्यूअस चलेगी। लेकिन 30 मिनट्स के अंदर अंदर स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाया, तो बोलो क्या ये जर्मिनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी वायबिलिटी कितनी होती है? 30 मिनट्स। लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कुछ फैमिली जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, इनमें पोलन ग्रेन की वायबिलिटी लास्ट 4 मंथ्स, यानी कई महीनों तक रहती है। जैसे मान लो लेग्यूमिनोसी का पोलन ग्रेन है, एनवायरमेंट में रिलीज हुआ, तेज हवा चली, उड़कर ऊपर चला गया, 1 महीने बाद लौटकर आ रहा है, स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, तो कई महीनों तक वायबल रहेगा। लेकिन मान लो राइस का पोलन ग्रेन है, हवा चली, उड़कर ऊपर चला गया, 1 महीने के बाद नीचे लौट रहा है, बोलो जर्मिनेशन हो पाएगा क्या? नहीं होगा। आगे बात समझ में, इसे कहा गया वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। याद रखना, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन prevailing temperature and humidity, prevailing temperature and humidity इस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, उस टाइम पर सराउंडिंग टेम्परेचर, प्रिवेलिंग टेम्परेचर, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो रिलीज हुआ, अगर टेम्परेचर मान लो बहुत ज्यादा है तो पोलन ग्रेन से मॉइस्चर लेवल कम होने लगेगा, मॉइस्चर लेवल कम होगा तो वायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन किस पर डिपेंड करती है? प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। आगे बात समझ में, बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? इसमें एक लास्ट पॉइंट बचा है बेटा, लास्ट पॉइंट है पोलन बैंक। जैसे हमने इकोलॉजी में पढ़ा था सीड बैंक, ठीक है, सीड बैंक में हमने पढ़ा था टिश्यू कल्चर, और एक पढ़ा था क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में मैंने वहां पर आपसे कहा था गेमिट्स को प्रिजर्व किया जाता है, बोलो किसमें रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर भी पोलन बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ
पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है, यानी इसके लिए यहां टर्म यूज की गई पोलन बैंक। और ये जो पोलन बैंक है, इनमें जनरली हम उन पोलन ग्रेन्स को रखते हैं जिनकी वायबिलिटी कम होती है। आई बस समझ में। और यहां पर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें यहां पर रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें आप क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो क्रॉपलैंड एरिया में आपने वीट को ग्रो कराया, ठीक है। अब वीट में रिप्रोडक्टिव फेज आ गई, यानी फ्लावर आ चुके हैं, तो आप क्या करोगे, वीट के पोलन ग्रेन जो यहां पर पोलन बैंक में प्रेजेंट हैं, उन्हें आप उन प्लांट पर स्प्रे कर दोगे, तो बोलो जल्दी ही जर्मिनेशन हो जाएगा या नहीं, जल्दी ही प्रोसेस होगी। तो याद रखें, पोलन बैंक में रखे हुए पोलन ग्रेन्स का आप यूज कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। ये एनसीईआरटी की लाइन है। बोलो यहां तक क्लियर? टोटल 9 पॉइंट हो गए बेटा। सबसे पहला पॉइंट था आंसर देना, ट्रांसलेटर अपैरेटस कौन से प्लांट में पाया जाता है? एस्क्लेपिडेसी, ऑर्किडेसी। और एस्क्लेपिडेसी का मेंबर कौन सा था? कैलोट्रोपिस। ठीक है, वेरी गुड। बताओ ट्रांसलेटर अपरेटस में जो बेग लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी वो क्या थी? पोलिनियम। बेग लाइक स्ट्रक्चर पोलिनियम। और जिस डिस्क से अटैच थी उस डिस्क का नाम क्या था? कॉर्पस्कुलम। और बीच में जो थ्रेड थे उनका नाम क्या था? कॉर्डिकल। तो एक ट्रांसलेटर अपरेटस में कितने कॉर्डिकल थे? 2। कितनी पोलिनियम थी? 2। कितनी डिस्क थी? 1। बताओ पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा था? इंसेक्ट के थ्रू, क्योंकि जो डिस्क थी वो कैसी थी? स्टिकी। दूसरा पॉइंट, एरो एलर्जेंस, यानी कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन एयर में प्रेजेंट होते हैं, इनहेल किए जाते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। बताओ एग्जांपल क्या क्या थे? पार्थिनियम, एम्ब्रोसिया, चीनोपोडियम, अमेरेंथस, सोरगम। बताओ कौन से प्लांट के पोलन ग्रेन से हे फीवर होता है? एम्ब्रोसिया। फिर हमने बात की थी पोलन टेबलेट एंड पोलन सिरप। इन्हें एज ए फूड सप्लीमेंट यूज किया जाता है, क्योंकि इनके पोलन ग्रेन यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन मिराबिलिस। फिफ्थ पॉइंट, स्मॉलेस्ट मायोसिटिस। 6 पॉइंट, लॉन्गेस्ट जोस्टेरा। देखो यहां पर लेंथ वाइज बात हो रही है, लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ वाइज, और यहां पर लार्जेस्ट मतलब डायमीटर वाइज। ठीक है। 7 पॉइंट, साइप्रेसी फैमिली। बोलो कितना फंक्शनल रहेगा? 1। 8th पॉइंट, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, ये एग्जांपल याद रखना। और 9th पॉइंट, पोलन बैंक। टोटल कितने स्पेशल पॉइंट हो गए? 9। याद रहेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा? विजिबल है बोर्ड? बोर्ड विजिबल है? ब्लर तो नहीं हो रहा? नोट कर लिया आप सभी ने? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, 30 मिनट्स तो फिक्स है। 30 मिनट के बाद तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, वो तो फिक्स है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत कम, तो जाएगा वाटर लेवल कम होने लगेगा, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, व्हीट एंड राइस, सभी में नहीं, ओनली व्हीट एंड राइस। टेम्परेचर ऑफ पोलन बैंक, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लिया क्या आपने? सभी ने लिख लिया क्या? और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है बेटा, आपने लिख लिया क्या? अब आप मुझे बताओ, क्या हमने माइक्रोगेमेटोजेनेसिस पढ़ लिया है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट पढ़ लिया है? लास्ट क्लास में हो गया था। यानी यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना हर एक चीज, क्लास से ही दिमाग में सेट करके ले जाना। और जिस तरह से क्लास में सेट किया जाएगा आपके माइंड में, वैसे ही सेट रखना, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसी को आप कहोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। लिख लिया? अब समझना, आंसर भी देना, पूछा जाएगा आंसर देना। ये मिटा दूं? बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने क्या कहा था? एंड्रोशियम। वेरी गुड, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था एंड्रोशियम। बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहोगे? गाइनोशियम। लिखो वहां पर सामने बेटा, गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये कहलाता है गाइनोशियम। गाइनोशियम, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर देना। बताओ यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या था? स्टेमन। ठीक है, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम स्टेमन। यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या होगा? कार्पल। इससे आप कहोगे कार्पल या पिस्टिल। कार्पल कह दो, पिस्टिल कह दो, एक ही बात है। फिर हमने वहां पर बात की थी, स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। माइक्रोस्पोरोफिल, फिल मतलब लीफ, ऐसी लीफ जिसमें माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल कहा था। यहां पर कार्पल को आप कहोगे मेगा स्पोरोफिल, यानी ऐसी लीफ जिसमें क्या बनेगा? मेगा स्पोर। तो क्या कहा गया? मेगा स्पोरोफिल। मॉड्यूल में पेज नंबर 109 निकालें। देखो बेटा समझना, गाइनोशियम, गाइनोशियम की बात की जा रही है। जब हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था टोटल 4 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर वाला सेपल, उससे अंदर पेटल, उससे अंदर स्टेमन, उसके अंदर कार्पल। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहा था? कैलिक्स। ग्रुप ऑफ पेटल को क्या कहा था? कोरोला। ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पल गाइनोशियम। मैंने आपसे कहा था गाइनोशियम में एक कार्पल भी हो सकता है, एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं। तो देखो दोनों कंडीशन है। अगर गाइनोशियम में एक ही कार्पल प्रेजेंट होगा, उसे आप कहोगे मोनोकार्पलरी है। यानी गाइनोशियम कैसा है? मोनोकार्पलरी। मोनो का मतलब होता है 1, और कार्पलरी यानी कार्पल की बात हो रही है, तो ऐसी गाइनोशियम जिसमें एक ही कार्पल प्रेजेंट होगा, क्या कहोगे? मोनोकार्पलरी। लेकिन एक से ज्यादा कार्पल अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हो पॉलीकार्पलरी, या इसी को आप कहोगे मल्टी कार्पलरी। पॉलीकार्पलरी कह दो, मल्टी कार्पलरी कह दो, एक ही बात है। पॉली और मल्टी का मतलब मेनी, और कार्पलरी का मतलब कार्पल। यानी ऐसा गाइनोशियम जिसमें कई सारे कार्पल प्रेजेंट होंगे, क्या कहलाएगा? मल्टी कार्पलरी होता है। आगे बात समझ में? अब मैं इसे यहां पर आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने यहां पर 2 टर्म लिखी, एक तो है एपोकार्पस और दूसरी टर्म लिखी यह है सिनकार्पस। एपोकार्पस, सिनकार्पस। हम कह रहे हैं कई सारे कार्पल हैं, मेनी कार्पल हैं, यानी गाइनोशियम कैसा है? मल्टी कार्पलरी है। लेकिन कुछ प्लांट में ये कार्पल फ्री रहते हैं, कुछ प्लांट में ये कार्पल फ्यूज हो जाते हैं। फ्री रहेंगे तो उस कंडीशन में गाइनोशियम को कहोगे एपोकार्पस। एपो का मतलब होता है फ्री, और कार्पस टर्म यूज हो रही है कार्पल्स के लिए। यानी ऐसी गाइनोशियम जिसमें फ्री कार्पल्स हैं, आपस में फ्यूज नहीं है, क्या कहलाएगा? एपोकार्पस। आप एग्जाम्पल याद रखना, जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है। एक तो दिया है रोज, दूसरा है लोटस, तीसरा है माइचेलिया। माइचेलिया ये चंपा प्लांट होता है बेटा, हिंदी में इसको चंपा प्लांट कहा जाता है। रोज, लोटस, माइचेलिया। पेज नंबर 109 पर नीचे जो डायग्राम बने हैं, 3rd नंबर डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। 3rd नंबर डायग्राम को किसका बना हुआ है? माइचेलिया। आप डायग्राम देखकर बताओ, माइचेलिया में नंबर ऑफ कार्पल एक या एक से ज्यादा?
एक से ज्यादा, बहुत सारे कार्पल हैं और वो सभी कार्पल बताओ फ्री है या फ्यूज है? बेटा फ्री है, फ्री है। देखो कार्पल अलग अलग हैं, अलग अलग है यानी फ्री है, मतलब क्या कहोगे? एपोकार्पस है। तो आपसे आंसर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना। बताओ माइचेलिया, इसका गाइनोशियम कैसा होगा? तो आप कहोगे मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। पूछा जाए रोज का गाइनोशियम कैसा होगा? मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। पूछा जाए लोटस का गाइनोशियम कैसा होगा? मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। याद रहेगा? यहां आ जाओ। सिन का मतलब होता है फ्यूज और कार्पस मतलब होता है कार्पल्स, यानी ऐसा गाइनोशियम जिसमें कई सारे कार्पल प्रेजेंट हैं, आपस में फ्यूज हैं, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? सिन कार्पस। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक तो पेपावर यानी ओपियम, पॉपी, और दूसरा हिबिस्कस। हिबिस्कस जिसे आप चाइना रोज कहते हो, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये साइंटिफिक नेम है, जिसको हिंदी में गुड़हल कहा जाता है। और ये पेपावर, ये तो आप सभी जानते ही हैं, अफीम है, ओपियम है। आप देखो सेकंड डायग्राम, ओपियम का डायग्राम है, इसमें भी कई सारे कार्पल्स होते हैं, लेकिन देखो कार्पल्स फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, कार्पल फ्यूज हो गए हैं। तो आपसे पूछा जाए बताओ पेपावर का गाइनोशियम कैसा होगा? आप कहोगे मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। आपसे पूछा जाए हिबिस्कस का गाइनोशियम कैसा होगा? आप कहोगे मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। आ गई बात समझ में? वैसे तो ये पार्ट बेटा मोर्फोलॉजी में पढ़ाया जाता है, ये मोर्फोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है तो हम इसको यहीं पर समझेंगे। अब देखो, हम यहां पर बात कर रहे हैं कैप्सेला के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैप्सेला। तो कैप्सेला के बारे में आपको याद रखना है, कैप्सेला का गाइनोशियम कैसा होता है, पूछा जा सकता है। तो आप आंसर दोगे कैप्सेला का गाइनोशियम होता है बाई कार्पलरी। बाई कार्पलरी मतलब बोलो कितने कार्पल हैं? दो। कैप्सेला में दो कार्पल होते हैं, बाई कार्पलरी, और ये दोनों कार्पल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो क्या कहोगे? सिनकार्पस। तो आपसे पूछा जाए कैप्सेला में गाइनोशियम कैसा होता है, क्या आंसर दोगे? बाई कार्पलरी सिनकार्पस होता है। बोलो याद रहेगा? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे इसको नोट करो बेटा, नोट करते जाओ, मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। कार्पल की स्ट्रक्चर हमें यहां पर समझनी है। ये नोट करने के बाद आप डायग्राम बनाएं।
पी मटर। लिख लिया? हाँ, यहां पर एंजाइम आएगा। एक लाइन। क्या चीज? एप्पल। एप्पल ट्रू फ्रूट कहाँ है? मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे ना बेटा। विजिबल है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बन गया डायग्राम? समझना बेटा, ध्यान से समझें। देखो हमने एंड्रोशियम में उसकी यूनिट क्या थी? स्टेमन। तो हमने वहां पर स्टेमन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है। गाइनोशियम की यूनिट क्या है? कार्पल। तो हम यहां पर कार्पल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखो ये रही स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, समझना बेटा। कार्पल में जनरली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट हैं? 3। यहां पर ये फ्री एंड ऑफ कार्पल, बोलो क्या कहलाता है? स्टिग्मा। ये होता है स्टिग्मा। लेबलिंग करते जाओ साथ साथ। स्टिग्मा, फ्री एंड ऑफ कार्पल। इसके पास ब्रैकेट में लिखना स्टिग्मा के बारे में, सर्व एज, सर्व SERVE, सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, serve as landing platform for pollen grains। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। इसका मतलब जब पोलिनेशन होता है, बताओ पोलन ग्रेन्स कहां लैंड होते हैं? स्टिग्मा पर, इसलिए कहा गया लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इससे लेबलिंग करो स्टाइल। इसके पास ब्रैकेट में लिखना, स्टाइल के पास ब्रैकेट में लिखो लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लॉन्ग कोमा नैरो कोमा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which is present between स्टिग्मा एंड ओवेरी। इसके बीच प्रेजेंट होता है स्टिग्मा एंड ओवरी। अब देखो बेटा स्टाइल, इसके बारे में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप समझ लो। प्लांट्स में स्टाइल में वेरिएशन देखा गया, ठीक है। यानी कुछ प्लांट में स्टाइल होलो दिखाई दी, कुछ प्लांट में सॉलिड दिखाई दी। जिनमें स्टाइल सॉलिड होती है उनमें यहां पर एक टिश्यू भरा होता है, इसको क्या नाम दिया गया? ट्रांसमिशन टिश्यू। जो होलो स्टाइल होती है, होलो नाम से पता चल रहा है यहां पर कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा। ये कैसी होगी? होलो होती है। लेकिन इसमें अंदर की तरफ सेल्स की लाइनिंग पाई जाती है,
इस लाइनिंग को नाम दिया जाता है ग्लैंड्यूलर सेल्स। क्या नाम दिया गया? ग्लैंड्यूलर सेल्स। नाम से पता चल रहा है ग्लैंड्यूलर सेल्स ग्लैंड्स की तरह क्या सीक्रेट करेगी? फूड मटेरियल। क्या सीक्रेट करेगी? फूड मटेरियल। कहा गया ग्लैंड्यूलर सेल्स। और यहां पर जो टिश्यू है इसको क्या कहा गया? ट्रांसमिशन टिश्यू। तो ये तो हो गई होलो स्टाइल, ये हो गई सॉलिड स्टाइल। अब देखो क्या होगा समझना। ये यहां पर पोलन ग्रेन आया, यहां पर भी पोलन ग्रेन आया, यानी पोलिनेशन हो चुका है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ चुका है। अब यहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, शुगर एब्जॉर्ब करेगा, इसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ेगा, इंटाइन पर प्रेशर पड़ेगा, इंटाइन किसी एक जम्पोर से पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाती है। अब देखो यहां पर ये पोलन ट्यूब बाहर आ गई, इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, पोलन ट्यूब बाहर आ जाती है। अब पोलन ट्यूब को देखो, पोलन ट्यूब बनी तो पोलन ट्यूब यहां पर स्टिग्मा सेल को पेनिट्रेट करके अंदर आई है, यहां पर भी स्टिग्मा सेल को पेनिट्रेट करके अंदर आई है। पेनिट्रेट कैसे किया होगा? एंजाइम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से, क्योंकि पोलन ट्यूब सिक्रेटरी नेचर की होती है। लिखो यहां पर नीचे, एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइम सिक्रेशन ब्रैकेट में लिखो सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज। पूछा जाए कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है, क्या आंसर दोगे? सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज। अब समझना बेटा ध्यान से, प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और दो सेल, प्लांट सेल, दो सेल आपस में जुड़ी होती है मिडिल लेमिला की हेल्प से। किसकी हेल्प से? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है? पेक्टिन, यानी सॉल्ट ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, पेक्टिन की बनी है। पोलन ट्यूब को आगे बढ़ना है, सेल को पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ना है, तो सेल वॉल को भी डिसोल्व करना होगा, मिडिल लेमिला को भी डिसोल्व करना होगा, तभी तो आगे बढ़ती हुई आएगी। तो सेल वॉल को डिसोल्व करने के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज करेगी? सेल्यूलेज। मिडिल लेमिला को डिसोल्व करने के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज करेगी? पेक्टिनेज। आगे बात समझ में? तो एंजाइम की हेल्प से यहां पर सेल को पेनिट्रेट किया और ये आगे की तरफ आ गई, यहां पर भी स्टिग्मा सेल को पेनिट्रेट किया, आगे की तरफ आ गई। अब ये तो होलो है, तो यहां तो आगे किसी को पेनिट्रेट नहीं करना, ये तो आगे यानी ग्लैंडुलर सेल से फूड लेती जाएगी और अपनी लेंथ बढ़ाती जाएगी और कहां आ जाएगी? ओवरी में। लेकिन यहां पर ट्रांसमिशन टिश्यू है, सॉलिड स्टाइल है, ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट है, यानी यहां पर इसे इस टिश्यू को भी पेनिट्रेट करना है, यानी यहां पर भी पैसेज बनाना है। तो यहां पर वही सेल्यूलेज पेक्टिनेज रिलीज करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी और सराउंडिंग सेल से फूड को एब्जॉर्ब करती जाएगी। यानी पोलन ट्यूब किस नेचर की होती है? सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव क्यों कहा गया? फूड को एब्जॉर्ब कर रही है। तो पूछा जाए पोलन ट्यूब की नेचर क्या है, किस नेचर की होती है? क्या आंसर दोगे? सेक्रेटरी भी है, एब्जॉर्प्टिव भी है। आ गई बात समझ में? चलो इधर आओ। यहां पर लेबलिंग करेंगे, ये वाला पार्ट ओवरी, बेसल स्वलन पार्ट, कार्पल का बेस पार्ट है, स्वलन होता है, फूला हुआ पार्ट है, इसको कहा जाता है ओवरी। ब्रैकेट में लिख लो बेसल स्वलन पार्ट ऑफ कार्पल, बेसल स्वलन पार्ट ऑफ कार्पल, क्या कहोगे? ओवरी। ये जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी में ये ओवरी की कैविटी है। क्या है? कैविटी। ये पूरी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? कैविटी। इसे आप कहोगे ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी। इसके लिए टर्म यूज होती है लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी को क्या कहा जाता है? लोक्यूल कहा जाता है। ओवरी में एक लोक्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा लोक्यूल भी हो सकते हैं। अगर एक लोक्यूल होगा तो उस ओवरी को आप कहोगे यूनिलोक्यूलर। क्या कहोगे? यूनिलोक्यूलर। एक से ज्यादा लोक्यूल होंगे तो क्या कहोगे? मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है।
आ गई बात समझ में? कैविटी को क्या नाम दिया गया? लोक्यूल। एक लोक्यूल है तो यूनिलोक्यूलर, एक से ज्यादा है तो मल्टीलोक्यूलर। क्लियर सभी को? अगला पॉइंट, ओवरी में यहां पर देखो ये ओवरी वॉल है, यहां से क्वेश्चन लाइक टिश्यू डेवलप हो जाता है। इस क्वेश्चन लाइक टिश्यू को नाम दिया जाता है प्लेसेंटा। लेबलिंग कर लो यहां पर, प्लेसेंटा, क्वेश्चन लाइक टिश्यू, प्लेसेंटा। यहां पर ब्रैकेट में लिखना प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ओव्यूल, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ओव्यूल। इस प्लेसेंटा पर ये क्या है? ओव्यूल है, यानी प्लेसेंटा पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो ये प्लेसेंटा ओव्यूल को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये है ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल को कहा जाता है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्या कहा जाता है? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम तो टेरिडोफाइटा में भी होती है, जिम्नोस्पर्म में भी होती है, एंजियोस्पर्म में भी होती है, लेकिन मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कब कहा जाता है? जब उसके सराउंडिंग क्या बन जाते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले इंटेग्यूमेंट्स बने थे जिम्नोस्पर्म में, फिर बने एंजियोस्पर्म में। यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में आप इस इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को क्या नाम दोगे? ओव्यूल कहा जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखो नंबर ऑफ ओव्यूल की बात की जाए, ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे बात की जाए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आप सभी को पता है ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट वॉल में। ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में। यानी आप नंबर ऑफ सीड के बेसिस पर आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी ओवरी में कितने ओव्यूल रहे होंगे। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, व्हीट, राइस, मैंगो। आप मैंगो का एग्जाम्पल लो। मैंगो फ्रूट आप सभी ने खाया है, बताओ नंबर ऑफ सीड कितने होते हैं? 1। एक ही सीड होता है, इसका मतलब इसकी ओवरी में ओव्यूल का नंबर कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। इसी तरह से मोर देन 1 की बात की जाए, जैसे पी है, पपाया है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऑर्किड, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? मोर देन 1 ओव्यूल। आप वाटरमेलन की बात करो, कई सारे सीड प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब इसकी ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी क्या होंगे? मोर देन 1 होते हैं। बोलो याद रहेगा? तो ये यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल क्लियर हुआ सभी को? क्या आपने ये पूरा लिख लिया है? जिन्होंने नहीं लिखा वो इसे नोट करेंगे, और जिन्होंने लिख लिया है वो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखो कनेक्ट करना बेटा, कनेक्ट करना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कनेक्ट करना है। वहां पर हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी स्टेमन की, यहां पर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कार्पल की। फिर हमने वहां स्टेमन में मेनली फोकस किया था एंथर पर, क्योंकि उसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं। यहां पर हम फोकस करेंगे ओव्यूल पर, क्योंकि इसमें मेगास्पोर बनते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसको लिखने के बाद आप हेडिंग लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये यहां तक तो मिटा दूं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब बेटा यहां डायग्राम बनेंगे, तो डायग्राम आप मेरे साथ साथ ही बनाए हैं। टोटल 4 डायग्राम हम यहां पर बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को क्या कहा जाता है? ओव्यूल कहा जाता है। बनाओ बेटा डायग्राम।
बातें नहीं बेटा।
बना। चलो समझो इसको। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, या इसी को हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को ही क्या कहा जाता है? ओव्यूल कहा जाता है। समझना बेटा ध्यान से। मैंने यहां पर एक ओव्यूल ये बनाया है, एक ओव्यूल ये बनाया है, दो ओव्यूल यहां पर बना है। इससे आप लेबलिंग कर लो, यानी इसका नाम लिखो यहां पर ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस, ये वाला ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस। ये जो ओव्यूल है ये रहा बेटा ओवरी के अंदर, इसी को हमने बड़ी साइज में वहां बना दिया। ये ओव्यूल है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब देखो दो ओव्यूल मैंने यहां पर क्यों बनाए, इस पॉइंट को आप समझना। एनाट्रोपस ओव्यूल इसलिए बनाया है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ही पाया जाता है। एंजियोस्पर्म की 80% फैमिलीज में आपको कौन सा ओव्यूल मिलेगा? एनाट्रोपस। तो इसे हमें समझना है डिटेल में, इसलिए ये बनाया यहां पर। लेकिन ये जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है इसे प्रिमिटिव ओव्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव ओव्यूल। आप सभी को पता है अर्थ पर सबसे पहले सीड जिम्नोस्पर्म में बने। किसमें बने? जिम्नोस्पर्म में। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले ओव्यूल बना, यानी पहला ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में ही बना। और जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल बना था वो कौन सा था? ऑर्थोट्रोपस। इसे अपराइट ओव्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि देखो ये ओपनिंग ऊपर की तरफ है, इसे अपराइट ओव्यूल भी कहा जाता है। इसे बेसिक ओव्यूल भी कहा जाता है, इसे प्रिमिटिव ओव्यूल भी कहा जाता है, इसे सिंपलेस्ट ओव्यूल भी कहा जाता है, इसे स्ट्रेट ओव्यूल भी कहा जाता है। स्ट्रेट ओव्यूल क्यों कहा गया देखो समझे। यहां पर लेबलिंग करना, यह है ओपनिंग ऑफ ओव्यूल जिसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। यहां पर भी ये रही ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, इसे आप कहोगे माइक्रोपाइल। जहां जहां मैं लेबलिंग कर रहा हूं साथ साथ आप भी लिखते जाओ। माइक्रोपाइल इसका ऑपोजिट पार्ट, ये वाली स्ट्रक्चर होती है चेलेजा। तो यहां पर माइक्रोपाइल के ऑपोजिट पार्ट ये वाली स्ट्रक्चर होगी चेलेजा। ओव्यूल का जो स्टॉक होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है फ्यूनिकल। तो ये रहा यहां पर ओव्यूल का स्टॉक, इसको आप नाम दोगे फ्यूनिकल। ये रहा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, इसके बीच जो जंक्शन होता है इसे नाम दिया जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है? हाइलम। तो यहां पर ये रहा जंक्शन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच, क्या कहा गया? हाइलम कहा गया। ये 4 पार्ट मैंने यहां पर लेबल कर दिए।
अब आप इस ओव्यूल में देखो, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चेलेजा, हाइलम, फ्यूनिकल एक लाइन में अरेंज है, एक लाइन में अरेंज है, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेट ओव्यूल है। ठीक है, स्ट्रेट ओव्यूल कह दो, अपराइट ओव्यूल कह दो, बेसिक ओव्यूल कह दो, प्रिमिटिव ओव्यूल कह दो, एक ही बात है। यानी किसके बारे में बात हो रही है? ऑर्थोट्रोपस। अब समझना बेटा, अगर आपसे ओव्यूल के इन पार्ट्स की पोजीशन पूछी जाए तो पोजीशन वाइज आंसर आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग ही देना होगा। जैसे आपसे पूछा जाए, बताओ इस ओव्यूल का बेस पार्ट क्या कहलाता है? आप कहोगे चेलेजा। ओव्यूल का बेस पार्ट क्या कहलाता है? चेलेजा। लेकिन आप उस डायग्राम में देखो, चेलेजा तो ऊपर है। आ रही बात समझ में? तो आपको पोजीशन वाइज अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस ओव्यूल के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा? ऑर्थोट्रोपस, क्योंकि चेलेजा को बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल कहा जाता है। आ गई बात समझ में? इसलिए मैंने ये डायग्राम यहां पर बनाया है, ताकि अगर पोजीशन वाइज आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर गलत नहीं करोगे। क्लियर सभी को? अब हम यहां पर आते हैं, ये कार्पल, ये ओव्यूल। ठीक है, कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस। इसको मैंने यहां पर बाहर निकाल दिया, बड़ी स्ट्रक्चर बना दी, लार्ज बना दी, ताकि समझ में आए। अब देखो, इस ओव्यूल में और इस ओव्यूल में जो डिफरेंस है, ये ओव्यूल सीधा है, माइक्रोपाइल ऊपर है। ये ओव्यूल उल्टा हो गया क्योंकि माइक्रोपाइल नीचे आ गया। इसका मतलब ये जो ओव्यूल है ये इस तरह से 0 डिग्री पर है, सभी एक ही लाइन में अरेंज है, 0 डिग्री पर है। ये ऐसे होगा तो आप कहोगे 90 हो गया, ऐसे होगा तो आप कहोगे 180 हो गया। यानी जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ये फ्यूनिकल पर कितने डिग्री एंगल पर बेंट हो जाता है? आप कहोगे 180 डिग्री। 180 डिग्री पर बेंट हो गया। माइक्रोपाइल ऊपर था, नीचे आ गया। अब ये बेंट क्यों हुआ? क्योंकि इस फ्यूनिकल ने लेटरल साइड में ग्रोथ कर ली। देखो यहां पर डायग्राम में ये रहा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल ने इधर लेटरल साइड में ग्रोथ कर ली, जिस वजह से ओव्यूल कैसा हो गया? इन्वर्टेड हो गया। फ्यूनिकल ने लेटरल साइड में ग्रोथ कर ली, जिस वजह से ओव्यूल कैसा हो? इन्वर्टेड हो गया। आई बस समझ में? कितने डिग्री एंगल पर हो गया? 180 डिग्री। याद रहेगा? तो शुरुआत में जो ओव्यूल बना था वो ऑर्थोट्रोपस था। बाद में जो ओव्यूल बने कुछ 90 डिग्री पर बेंट हुए, कुछ 180, कुछ 360 हो गए, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस ओव्यूल को यहां पर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है, मोस्टली एंजियोस्पर्म में यही पाया जाता है। क्लियर? चलो स्ट्रक्चर 1 बाय 1 समझेंगे। बेटा ये जो पार्ट है इसे आप कहोगे प्लेसेंटा। लेबलिंग कर लो यहां पर। ये पार्ट है प्लेसेंटा, जिस पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। यानी ये ओव्यूल को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। पढ़ चुके हैं। बताओ ये जो ब्लैक कलर की लेयर मैंने बनाई है ये क्या है? गलत, ओवरी वॉल है बेटा, ओवरी वॉल। देखो ना आप, ये प्लेसेंटा और ये रही ओवरी वॉल। ठीक है, तो ये क्या है? ओवरी वॉल है। ये रही ओव्यूल की बॉडी और ये रहा ओव्यूल का स्टॉक, जिसको क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल। लिखो यहां पर ब्रैकेट में, फ्यूनिकल के ब्रैकेट में लिखना स्टॉक ऑफ ओव्यूल। जो बॉडी ऑफ स्टॉक ऑफ ओव्यूल क्या कहलाएगा? फ्यूनिकल। इसे आप कहोगे फ्यूनिकल। एनाट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकल ने लेटरल साइड में ग्रोथ कर ली। ठीक है, लेटरल साइड में इसकी ग्रोथ हुई, जिस वजह से यहां पर ये जो रिज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो उभार आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है रेफे। लेबलिंग करो, रेफे। आपसे पूछा जाए, बताओ क्या रेफे आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में भी मिलेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर इस तरह की लेटरल ग्रोथ नहीं है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में रेफे एब्सेंट होता है। अब यहां पर देखो, प्लेसेंटा से एक रेड कलर की लेयर यहां ऊपर तक जा रही है। इसे आप लेबलिंग करो वेस्कुलर सप्लाई।
वेस्कुलर सप्लाई, यानी वेस्कुलर टिश्यू की लेयर है जो कहां तक जा रही है, ऊपर तक, बॉडी ऑफ ओव्यूल तक। इसका मतलब ये वेस्कुलर सप्लाई, बोलो क्या प्रोवाइड करेगी, क्या सप्लाई करेगी? वाटर एंड फूड। वेस्कुलर टिश्यू है, वाटर एंड फूड सप्लाई करता है। किसे सप्लाई करेगी? बॉडी ऑफ ओव्यूल को। आई बस समझ में? अब यहां पर देखें, ये पार्ट हो गए। ये यहां पर है बॉडी ऑफ ओव्यूल और ये है फ्यूनिकल, ठीक है। बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल जिस जंक्शन की हेल्प से आपस में अटैच होते हैं उसको कहा जाता है हाइलम। यहां पर में लिखो, हाइलम के पास ब्रैकेट में लिखो, जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ ओव्यूल, जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल क्या कहलाएगा? हाइलम। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, आपने सीड में एक स्कार देखा होगा, एक निशान बना होता है सीड में, वो निशान हाइलम ही होता है बेटा, ठीक है। हाइलम कहां प्रेजेंट होता है? इसमें ओव्यूल में। जब ये सीड में कन्वर्ट होता है तो सीड पर जो स्कार, जो निशान पाया जाता है, वो क्या होता है? हाइलम ही होता है। याद रहेगा। अगला पॉइंट, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल क्या कहोगे? माइक्रोपाइल। लिख लो ब्रैकेट में, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, माइक्रोपाइल, जहां से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है। आपसे पूछा जाए, बताओ ओव्यूल में पोलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी? इस माइक्रोपाइल पार्ट से एंटर करती है। और जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो सीड में भी एक छोटा सा पोर पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल ऑफ सीड कहा जाता है। आप देखना व्हाइट ग्राम, जो सफेद चना होता है, उसमें देखना एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, वो सीड का माइक्रोपाइल होता है। यहां पर ओव्यूल के माइक्रोपाइल से तो पोलन ट्यूब एंटर करती है, सीड के माइक्रोपाइल से एंटर करता है वाटर, एयर, यानी ऑक्सीजन एंटर करती है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। आगे बस समझ में। यहां से तो क्या एंटर करेगा? पोलन ट्यूब। वहां से क्या एंटर करेगा? वाटर एंड एयर। याद रहेगा सभी को। चलो, माइक्रोपाइल का ऑपोजिट एंड क्या कहलाता है? चेलेजा। इसके पास ब्रैकेट में लिखो, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ये कहलाएगा चेलेजा। अगला पॉइंट, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाई है, इसको आप लेबलिंग करेंगे न्यूसेलस। ये होता है न्यूसेलस 2n डिप्लॉयड, न्यूसेलस, न्यूसेलस 2n डिप्लॉयड होता है। होगा ना बेटा? हाँ, वो बनाया नहीं मैंने, होगा, लेकिन ये तो आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कहां बात कर रहे थे? न्यूसेलस। न्यूसेलस के बारे में लिख बेटा, यहां पर एक लाइन लिखना इसके बारे में, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल। ये जो न्यूसेलस है पैरेनकाइमा सेल का बना होता है, और आपको पता है अगर पैरेनकाइमा सेल है तो उसमें फूड स्टोर रहेगा। याद करो, मिडिल लेयर वो भी पैरेनकाइमा सेल की बनी थी, उनमें भी फूड स्टोर था। तो ब्रैकेट में लिख लो फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, इसकी सेल में फूड स्टोरेज रहेगा, रिजर्व फूड प्रेजेंट होगा। तो न्यूसेलस पैरेनकाइमा सेल की बनी होती है, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो यहां से फूड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये एम्ब्रियो सेक। ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है इसको आप लेबलिंग करेंगे एम्ब्रियो सेक, ठीक है। याद रखना, न्यूसेलस का जो फूड मटेरियल होता है उसे यहां पर कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एम्ब्रियो सेक। बताओ, मिडिल लेयर का फूड किसने एब्जॉर्ब किया था? टैपेटम ने। और कहां दे दिया था? स्पोरोजिनस टिश्यू को। यहां पर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एम्ब्रियो सेक। क्लियर? अब देखो, समझना बेटा, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट है, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो न्यूसेलस एम्ब्रियो सेक के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है, यानी न्यूसेलस खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट के सीड, यानी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके सीड में न्यूसेलस एक थिन लेयर की फॉर्म में बच जाता है, रेजिडुअल पार्ट बच जाता है। उस न्यूसेलस को नाम दिया जाता है पेरिस्पर्म। क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। नीचे नोट डालकर, नोट डालकर नीचे लिखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पॉइंट को पूछा जा सकता है। जनरली
when ovule convert into seed, generally when ovule convert into seed, nucellus of ovule consumed by embryo sac, but in seed of some plants, like एग्जाम्पल लिखना, लाइक ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ब्लैक पेपर, कोमा बीट यानी चकुंदर होता है, चुकंदर, बीट, और कोमा कैस्टर, बीट कोमा कैस्टर। पहला एग्जांपल क्या लिखा, ब्लैक पेपर, कोमा बीट, कोमा कैस्टर। कैस्टर को इंपोर्टेंट लगा लो, पूछा जा सकता है। न्यूसेलस, हाँ आगे कंटिन्यू करो। न्यूसेलस प्रेजेंट in the form of thin layer, which is known as perisperm, ये यहां पर लिख दिया मैंने पेरिस्पर्म। ये भी 2n होता है, न्यूसेलस 2n, तो न्यूसेलस का बचा हुआ पार्ट भी 2n, पेरिस्पर्म। टर्म याद रखना बेटा, पूछी जा सकती है, ये एग्जाम में आ सकता है, और केस्टर वाला एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट। अब ये जो न्यूसेलस है, ये चारों तरफ से कुछ लेयर से कवर्ड होता है। ठीक है, कुछ लेयर से कवर्ड होता है, कवरिंग इसके चारों तरफ पाई जाती है। इन कवरिंग को कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्स। क्या कहा जाता है, इंटेग्यूमेंट्स। अब हो सकता है किसी ओव्यूल में एक ही इंटेग्यूमेंट हो सकता है किसी ओव्यूल में 2 इंटेग्यूमेंट हो सकता है किसी ओव्यूल में एक भी इंटेग्यूमेंट ना हो। आई बात समझ में? मैंने यहां पर कितने बनाए हैं, 2। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है जिसमें 2 इंटेग्यूमेंट पाए जाते हैं। लेबलिंग कर लो, ये है आउटर इंटेग्यूमेंट और ये है इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर एंड इनर दोनों की प्लॉइडी है 2n। मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, प्लॉइडी है 2n। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड कोट। याद रखना, ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है, तो ये जो इंटेग्यूमेंट है सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाता है टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट कहलाता है टेगमेन। सुना है क्या नाम, टेस्टा एंड टेगमेन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपने बादाम को पानी में भिगोकर रख दिया, पूरी रात भिगोकर रख दिया। सुबह आपने उसका ऊपर वाली ब्राउन लेयर आपने हटाई, वो ब्राउन लेयर क्या होगी, टेस्टा होगी। ब्राउन लेयर हटाने के बाद उसमें एक पतली व्हाइट लेयर और पाई जाती है, वो होती है टेगमेन। ठीक है, तो याद रखें, जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, तो ये इंटेग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाता है टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट कहलाता है टेगमेन। क्लियर सभी को? अब देखो, सब कुछ हो गया, इसमें एक ये पार्ट रह गया बेटा, ये वाला पार्ट। इसको आप लेबलिंग करो ऑब्ट्यूरेटर्स। ओव्यूल में कुछ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं। ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल से भी निकल सकती हैं, प्लेसेंटा से भी निकल सकती हैं। दोनों जगह से मैंने शो कर दिया। इन्हें क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूरेटर्स। अब देखो इनका रोल क्या है। ये ऑब्ट्यूरेटर्स यहां पर केमिकल रिलीज करते हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं, केमिकल, ताकि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर सके। यहां पर समझो बेटा, ये यहां पर आ गया पोलन ग्रेन, जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब निकलेगी, पोलन ट्यूब ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। अब पोलन ट्यूब को कहां जाना है, ओव्यूल के माइक्रोपाइल की तरफ, क्योंकि वहीं से एंटर करेगी।
तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर है ये यहां पर केमिकल रिलीज करता है जिससे पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है और किस तरफ मुड़ जाती है, माइक्रोपाइल की तरफ। तो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम यहां पर कौन कर रहा है, ऑब्ट्यूरेटर्स। क्या रिलीज कर रहा है, केमिकल। आ गई बात समझ में। अगला पॉइंट, अब देखो प्लेसेंटा हो गया, फ्यूनिकल हो गया, रेफे हो गया, वेस्कुलर सप्लाई हो गया, चेलेजा हो गया, इंटेग्यूमेंट हो गए, न्यूसेलस हो गया, माइक्रोपाइल, हाइलम, ऑब्ट्यूरेटर्स। क्या बचा है, एम्ब्रियोसेक। बताओ यहां पर एम्ब्रियोसेक की प्लोइडी क्या लिखूं, 2n या n, 2n या n। एम्ब्रियोसेक इसकी प्लोइडी होती है n। ओव्यूल में अकेला एम्ब्रियोसेक ऐसी स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये एम्ब्रियोसेक क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट टर्म आ गई मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट टर्म आ गई मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में। तो एम्ब्रियोसेक कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इस स्ट्रक्चर को मैंने आपको अलग से समझाने के लिए इसको यहां पर सेपरेटली बना दिया। ये क्या है, एम्ब्रियोसेक। लेबलिंग करते जाना बेटा, यहां पर नीचे लिख लो एम्ब्रियोसेक। इसी को कहा जाता है फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट, इसमें जो सेल्स होती हैं इन्हें आप लेबलिंग करेंगे। ये ऊपर की तरफ जो 3 सेल प्रेजेंट है ये है एंटीपोडल सेल, इनकी प्लोइडी भी एन होगी। ये वाली लार्ज सेल जिसको कहा गया सेंट्रल सेल, ये वाली सेल जो देखो यहां पर ये वाली जो सेल है जो इनके कंपैरेटिवली साइज में बड़ी है, इसको कहा जाता है एग सेल। और इन दोनों सेल को कहा जाता है सिनर्जिड। सुना होगा नाम आपने, यह है सिनर्जिड। ठीक है, एग सेल और ये दोनों सिनर्जिड मिलकर कहलाती है एग अपैरेटस। इन्हें कहा जाता है एग अपैरेटस। तो देखो एग सेल ये भी क्या है, हैप्लॉइड होगा। एग सेल मतलब फीमेल गैमेट है, हैप्लॉइड होगा। सिनर्जिड भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। यहां पर सेंटर में ये 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इन्हें कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सेंटर सेल है इसकी प्लोइडी होती है बेटा एन एंड एन। बताऊंगा अभी एन एंड एन क्या होता है, पहले आप लेबलिंग कर लो। बेटा पेरिस्पर्म न्यूसेलस का रेजिडुअल पार्ट है। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो एम्ब्रियोसेक न्यूसेलस को कंज्यूम कर लेता है, लेकिन कुछ प्लांट के सीड जैसे ब्लैक पेपर, बीट, कैस्टर, इनमें न्यूसेलस पूरा कंज्यूम नहीं हो पाता, एक थिन लेयर की फॉर्म में रह जाता है, उसे नाम दिया जाता है पेरिस्पर्म। ठीक है बेटा। सेंट्रल सेल की प्लोइडी मैंने लिखा है एन एंड एन, एन एंड एन। एग अपैरेटस लिखा है बेटा, हाँ एग अपैरेटस सही लिखा है। अब देखो समझे, ये एम्ब्रियोसेक, यहां पर ये सेल है एग सेल। एग सेल मतलब फीमेल गेमेट, एग सेल मतलब फीमेल गेमेट। यहां पर आएगी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या लेकर आएगी, मेल गेमेट। बताओ कितने मेल गेमेट लेकर आती है, 2 पढ़ चुके हैं। एक मेल गेमेट इस एग सेल के साथ फ्यूज होगा, क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर एम्ब्रियो बनता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, एम्ब्रियोसेक। सेक मतलब थैला जिसमें एम्ब्रियो बनता है, इसलिए नाम दिया एम्ब्रियोसेक। और इसमें ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहा गया फीमेल गैमेटोफाइट। जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा फीमेल गैमेटोफाइट कहोगे, जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट होगा मेल गैमेटोफाइट कहोगे। तभी तो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन को हमने क्या नाम दिया था, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट थे, 2 मेल गैमेट। आ गई बात समझ में। अब देखो ये दोनों पार्ट हो गए। अब 2021 इस साल जो क्वेश्चन यहां से पूछा गया, आया था एग्जाम में, एम्ब्रियोसेक किस तरह की स्ट्रक्चर है।
आंसर गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। एम्ब्रियो सेक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होती है, यानी इसमें 7 तो सेल होती है, 8 न्यूक्लियस होते हैं। आ रहा है समझ में? देखो ये ऊपर वाली 3 सेल एंटीपोडल सेल होती है, नीचे वाली 3 सेल इसमें एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड है। इन तीनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है? एग अपरेटस। तो 3 सेल ऊपर हो गई, 3 सेल नीचे हो गई, 6, और एक ये लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 7। 3 न्यूक्लियस यहां पर इन तीनों सेल में, 3 न्यूक्लियस यहां पर इन तीनों सेल में, 6 हो गए, 2 ये रहे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हैं? 8, और सेल कितनी है? 7। ठीक है, तो एम्ब्रियो से एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है। नीट 2021, ये इस साल पूछा गया, आसान था। अगला पॉइंट, अब यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली पूरी। इसमें लास्ट पॉइंट, यहां पर ये जो रेड कलर के प्रोजेक्शन बन रहे हैं अंदर की तरफ सिनर्जिड में, इसे आप लेबलिंग करो, ये होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस, इन्हें फिलीफॉर्म अपैरेटस कहा जाता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस। हाइलम के नीचे बेटा ऑब्ट्यूरेटर्स लिखा है, ऑब्ट्यूरेटर्स, ऑब्ट्यूरेटर्स। ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस समझना बेटा। फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होता है, उसी तरह से यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें कहा गया फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस के 2 रोल हैं। पहला रोल, ये न्यूसेलस से फूड को अब्सॉर्ब करके एम्ब्रियो सेक को प्रोवाइड करता है, इसका रोल है फिलीफॉर्म अपैरेटस। पहला रोल क्या है? न्यूसेलस से फूड को अब्सॉर्ब करके एम्ब्रियो सेक को प्रोवाइड करता है। दूसरा, ऑब्ट्यूरेटर्स की तरह ही ये फिलीफॉर्म अपैरेटस भी केमिकल रिलीज करता है, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। ऑब्ट्यूरेटर तो पोलन ट्यूब को कहां तक लेकर आया था? माइक्रोपाइल तक। अब अंदर भी तो ले जाना है, तो यहां पर अंदर ले जाने में जो हेल्प करेगा वो है यहां पर प्रेजेंट फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो किसमें प्रेजेंट होता है? सिनर्जिड में। ये भी यहां पर केमिकल रिलीज करेगा। तो देखो यहां से ये जो पोलन ट्यूब आई थी ओव्यूल की तरफ मुड़ गई थी, माइक्रोपाइल एंड से अंदर एंटर कर जाएगी। तो माइक्रोपाइल एंड से अंदर एंटर कराने में कौन हेल्प कर रहा है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो इसके ये 2 फंक्शन आप याद रखें। क्लियर? और एक लास्ट पॉइंट है, आपसे पूछा जाए कि पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में कहां से एंटर करती है, तो आप आंसर दोगे डीजनरेटिंग सिनर्जिड। यानी जब पोलन ट्यूब एंटर कर रही होती है, उसी दौरान इन 2 सिनर्जिड में से कोई भी एक सिनर्जिड डीजनरेट होने लग जाती है, और यहां से मान लो ये डीजनरेट हुई तो यहां से पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर जाएगी। आ रही बात समझ में? अब देखो यहां पर ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इस वजह से यहां प्लोइडी मैंने क्या लिखी? एन एंड एन। ठीक है ना, ये फ्यूज नहीं हुए अभी। जब तक फ्यूज नहीं होंगे तब तक आप एन एंड एन लिखोगे, लेकिन जब ये फ्यूज हो जाएंगे तब आप 2n लिखोगे। आई बात समझ में? फर्टिलाइजेशन होने से ठीक पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होकर जो स्ट्रक्चर बनती है उसे नाम दिया जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब पोलन ट्यूब यहां पर एंटर करती है, उसमें 2 मेल गैमेट है। एक मेल गैमेट तो एक सेल के साथ फ्यूज होगा, क्या बनेगा? जाइगोट। एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, क्या बनेगा? हाँ, क्या करूं? एक बार एंटर की, उसमें 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट तो एक सेल के साथ फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा 2n। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी